पैसा लगाना खराब है कि अच्छा है? क्योंकि 10 साल हुए 12 साल हुए इस इंडस्ट्री को आए, अभी तो बहुत सी चीज़ें जो अनएक्सप्लोर्ड है, समझी भी नहीं है। इन सिंपल टर्म्स इन लेमन जाके अच्छे से समझ आए लोगों को, वो बोल बच्चन है। कभी भी ऐसी किसी बातों में नहीं आना चाहिए कि जो 2 रुपए की चीज़ ज़्यादा 10 होने वाली है। आई विल से कि गवर्नमेंट स्लो है। जैसे कई सारी मूवीज़ में या सीरीज़ में भी, कई इन्फ्लुएंशियल वीडियोस में भी हमें ऐसा दिखाया जाता है कि क्रिप्टो को एज अ डार्क वेब में यूज़ किया जाता है फॉर करेंसी एक्सचेंज एंड एवरीथिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना। क्रिप्टो करेंसी को लेके हम सबके मन में अलग अलग सवाल रहते हैं कि भाई इन्वेस्ट करें ना करें, कि अपने हाथ जलाने से बच के भागी जाओ, किसी और इन्वेस्टमेंट को देख लो। सरकार भी इसको लेके बहुत अनश्योर रहती है। कभी आरबीआई कहती है कि हम इसको डिजिटल करेंसी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो कभी हाथ ही खींच लेती है। इन सारे सवालों का जवाब दे रहे सबसे पहले सार्थक, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पैसा लाइव। थैंक यू सो मच। तो ये कहाँ से आइडिया आया कि एक क्रिप्टो से रिलेटेड कंपनी शुरू करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप क्रिप्टो में पैसा लगाओ? बात है जब मैं कुछ अराउंड 15-16 ईयर्स का था। ऐसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था उस टाइम पे। फोटोग्राफी करता था लोगों के लिए, शूट्स पे जाता था, डिज़ाइनिंग वगैरह करता था। तो कहाँ ना कहाँ वो बिजनेस माइंडसेट आ गया था उसी एज पे। मेरे फादर थे, सरप्राइजिंगली वो 40s में मेरे को क्रिप्टो में इंट्रोड्यूस कर रहे, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे को इतना कुछ क्रिप्टो या इसके बारे में सुना नहीं था। मेरे पापा ने बोला कि ये देख क्रिप्टो करके कुछ ऐसा है, और उन्होंने भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बोला कि तेरे को टेक समझता है तो एक बार देख क्या है इसके अंदर। जब देखने गया तो भी ऑनेस्ट बच्चा था, उतना मतलब 15 साल की उम्र में उतना कुछ समझा नहीं। बट हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन आता था। हमारा भी उस टाइम पे एक डाउनफॉल चल रहा था, और उसी टाइम पे मेरे पापा ने क्रिप्टो में स्टार्ट किया। तो पैसे घर पे आने स्टार्ट हो गए। तो फिर गुज्जू माइंडसेट नजर कि अब तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। तो फिर उस टाइम पे जब मैं स्टार्ट करने की कोशिश किया, तो उस टाइम पे पता चला कि क्रिप्टो इतना नया है, मार्केट में न्यूज़ ही नहीं है। मतलब समझने के लिए किसी को अगर सीखना है, कैसे सीखेगा। मैं आज से बात कर रहा हूँ 2015-16 की, ठीक है। उस टाइम पे ओनली एस्टिमेटेड है 7 लाख लोग पूरी दुनिया में क्रिप्टो कर रहे थे। आज तो एक उस टाइम पे अगर इकोनॉमी देखे क्रिप्टो की तो कुछ थी 21 मिलियन, ठीक है। आज के टाइम पे 1 ट्रिलियन की है। तो काफ़ी छोटा स्पेस था, एजुकेशन के लिए कोई नहीं था। तो मेरे को जो स्ट्रगल्स हुए थे, मेरे को जो प्रॉब्लम हो रही थी सीखने के लिए, समझने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उस टाइम पे एक्सचेंजेस भी नहीं हुआ करते थे। अगर आपको इन्वेस्ट भी करना तो करोगे कहाँ, प्लेटफॉर्म ही नहीं है। फिर धीरे धीरे इंडियन प्लेटफॉर्म्स आए, ज़ैप पे आया, फिर कॉइन, वो तो बहुत लेटेस्ट है ये सारे। फिर वज़ीरेक्स आया था जो 2017-18 से चल रहा है। हाँ जी। तो उस टाइम पे वही था द मेन रीज़न स्टार्ट करने के लिए कि अगर आज किसी को स्टॉक मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, ये सारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 100 साल से ज़्यादा, सेंचुरीज से चल रही है। क्रिप्टो एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ 10 साल हुए स्टार्ट हुए, और प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिख रहा है। कल तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना रहेगा, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आज अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करो, हर एक गली छोड़ के एक पीएमएस प्रोवाइडर है जो एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, कोई भी ब्रोकर का पीएमएस चला रहा है। बट अगर सेम चीज़ हम क्रिप्टो में बात करें, कोई ऐसा कर नहीं रहा है। बट इन्वेस्ट करना सबको है। बहुत से लोग हाथ भी जला चुके, जैसा आप बात कर रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी अलग है। लोगों को लगता है कि हम स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हैं, हम सेम चीज़ क्रिप्टो में करेंगे। ये मार्केट काफ़ी अलग है, इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अलग है, इसके टेक्निकल काफ़ी अलग है। यही रीज़न था कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के, कल तो किसी को इन्वेस्ट करना है इस मार्केट के अंदर, जो हम जैसे लोग जो हाथ जला चुके हो, दूसरों को ना करना पड़े, और हम हमारी गाइडेंस, हमारी सपोर्ट से लोगों को मदद कर सके, और उनके लिए इन्वेस्टमेंट ईजी और कंफर्टिंग बना सके। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि इसके फंडामेंटल्स थोड़े अलग हैं स्टॉक मार्केट से। तो जैसे स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि कोई भी खबर आ गई, जैसे मानिए अभी अयोध्या बहुत वायरल चल रहा है कि अयोध्या राम मंदिर, तो लोगों ने देखा कि कौन सी कंपनीज अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो इसमें काम कर रही। तो क्रिप्टो का इसमें कैसे लोग जज करते हैं कि कौन से कॉइन में हमें इन्वेस्ट करना है, किन खबरों पे इन्वेस्ट करना है? ठीक है, सभी जैसे कि अपने स्टॉक मार्केट में भी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक मार्केट मूवमेंट्स आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अयोध्या है, तो अयोध्या के स्पेसिफिक कुछ डेवलपमेंट का रहेगा, आगे पीछे के होटल चेंज का रहेगा, तो उस हिसाब से प्राइसिंग में फ़र्क आता है, बराबर। सेम चीज़ अभी क्रिप्टो में भी अलग अलग टाइप के क्रिप्टोज़ है। एक तो एक NFT हो गए, डिफाई हो गया, मेटावर्स हो गया, और जो नॉर्मल अल्टकॉइन, जो ओवरऑल कहते हैं उसे अल्टकॉइन बोलते हैं, उसके अंदर ये सारी डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। तो सबसे पहले कि हर एक मार्केट, जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कल तो आप टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप सबकॉन्शियसली ईवी पे इन्वेस्ट कर रहे हो। टेस्ला इज अ मीडियम फॉर यू। आज टेस्ला जैसे कितनी कंपनीज है मार्केट में, पुरानी ब्रांड जैसे कि मर्सिडीज है, आउडी है, BMW, सब कुछ इलेक्ट्रिक कार ला रहे हैं। फिर भी आप टेस्ला क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपने देखा कि टेस्ला का जो लीडर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बोल्ड है,
और एक अच्छा उसने अचीवमेंट्स भी दिखा के चुके अपने पास्ट एंटरप्रेन्योर करियर में। तो आपने बोला कि टेस्ला मेरे लिए सही मीडियम है, मैं ईवी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो अगर बात करें क्रिप्टो की, तो मैं अगर बिटकॉइन बोलूँ, इथेरियम बोलूँ, BNB या कोई भी कॉइन बोलूँ, तो इट्स नॉट कि मेरे को उस कॉइन में इन्वेस्ट करना है। दैट कॉइन्स और दोज प्रोजेक्ट्स आर मीडियम फॉर मी ऑफ व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। सो अभी फंडामेंटल्स की बात करता है कि जैसे कि स्टॉक मार्केट में अपनी एक बैलेंस शीट होती है, बराबर, जो एक प्राइमरी बहुत ही बेसिक लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले वो देखता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, नहीं हो चुकी, कितना लॉस चल रहा है, कितना ब्रेक इवन को टाइम लगे, बेसिक फंडामेंटल्स वो एनालाइज करता है। तो अगर कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा तो सबसे पहले उनको टोकनॉमिक्स देखना चाहिए। टोकनॉमिक्स क्या होता है कि बताते हैं कि ठीक है, ये जो इसकी टोटल सप्लाई क्या रहने वाली है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है। तो उसमें आपको रेड फ्लैग्स क्या है, मैं रेड फ्लैग्स बता देता हूँ तो इन्वेस्टर को ईजी हो जाएगा कि उनको क्या अवॉइड करना है और किस में इन्वेस्ट करना है। सो रेड फ्लैग्स अभी समझ लो कि अगर मार्केटिंग के नाम पे, अगर फिर प्रमोटर के नाम पे ज़्यादा शेयर होल्डर हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट के आसपास ही घूम रहे हैं, मार्केट में बहुत कम डाल रहे हैं, मार्केट में डाल दिए 1-2 लाख या जो भी ओवरऑल साइज है उसके हिसाब से 10-15% मार्केट में रखा और बाकी डेवलपमेंट कॉस्ट करके अपने पास ही टोकन रखे, मार्केटिंग कॉस्ट बोल के अपने पास ही टोकन रखे, लिक्विडिटी बोल के अपने पास ही टोकन रखे। मतलब वो कहा ना कहीं जितना भी रिलीज किया मार्केट में उसमें प्राइस मैनिपुलेट करके रग पुल कर देगा। रग पुल मतलब पैसा लेके भाग जाएगा। एक टर्म है जो क्रिप्टो में यूज़ किया जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट लाइव होते बहुत से है। आज क्रिप्टो अगर देखें तो 20,000 क्रिप्टोज है मार्केट के अंदर, 20,000, 95 to 90% स्कैम है। लोग थोड़ा बहुत क्रिप्टो समझते हैं, देखते हैं कि हाँ पैसा बन सकता है, लोगों में समझ कम है तो उनको उनके साथ स्कैम भी किया जा सकता है। तो अपना ABC कॉइन ला लेते हैं, ब्रांडिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मार्केटिंग कर लेते हैं और मार्केट में खवा फैला देते हैं कि आज 2 रुपये का कल 10 रुपये होने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से लोगों के साथ असली में ऐसा हुआ भी है। तो अगर कोई आपको ऐसा आके बोलते हैं, अगर पहले इसके पहले तो आप बोले क्या बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा थोड़ी होता है कि 2 का 10 हो जाएगा रातों रात। बट क्रिप्टो में लोगों ने स्टोरीज सुनी तो वो एक बार सोचा कि ठीक है ना, $100 डालने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा डाल के देख लेते, एक छोटा सा रिस्क ही है ना। बट डालो, वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे ही शुरुआत होती है। आज मैंने भी थोड़ी ऐसे लाखों या करोड़ों रुपए एक साथ डाल दिए थे, मैंने भी कहाँ ना कहाँ स्टार्ट किया था। बट अगर वो थोड़ा भी डाल दो, थोड़ा तो रिसर्च करना रखो। तो रिसर्च में क्या, तो उनका आप वाइट पेपर आज की तारीख में ना उतना यूजफुल नहीं रहा। पहले जब आते थे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स तब वाइट पेपर यूजफुल हुआ करता था, ये भी एक फंडामेंटल चीज़ में। अब यूजफुल क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो इन सिंपल टर्म्स इन लेमन जाके अच्छे से समझ आए लोगों को, वो बोल बच्चन है कि हम ये करेंगे। अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। वो बोलेगा हम ये करेगा, हाई फंडा टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे, बोलेगा हम ये करने वाले हैं, आप कर दो अभी सही टाइम। और वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट तो क्रिएट मार्केट है, तो वो तो फोमो हो ही जाता है हर किसी को। और वो हर किसी के कैलकुलेशन चलता है कि 100 डालूंगा 10 गुना $10,000 मिलेंगे, तो हर किसी के वो कैलकुलेशन, क्योंकि सबको कमाना है, ग्रीडीनेस तो बेचनी है। तो वाइट पेपर पढ़ना चाहिए। अब वाइट पेपर को सिंप्लीफाई करने के लिए लाइट पेपर आता है, क्योंकि वाइट पेपर थोड़ा बहुत टेक्निकल होता है। तो कल तो आपको टेक्निकल नॉलेज है नहीं, तो आप वाइट पेपर पढ़ के भी कुछ समझ नहीं पाओगे। लाइट पेपर क्या होता है, वो इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जिसमें समझाया जाता है कि ये प्रोजेक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या रोड मैप है। बट जैसे कि मैंने बोला कि वो कहा ना, एक बोल बच्चन जैसा ही है, प्रॉमिसिंग। वो एक विजन दिखाते कि हम ये करने वाले हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जो आपने वाइट पेपर के थ्रू आइडेंटिफाई कर दिए 3 प्रोजेक्ट थे, उसमें से आपको लगा एक का बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर मेरे को लग रहा है, आपने वो एक को शॉर्टलिस्ट किया। आप ऐसा नहीं कि पहले दिन गो ऑल इन, पहले दिन कुछ नहीं डालना, ऑब्जर्व करो। उन्होंने बोला कि ये करने वाले ना, तो हर एक क्वार्टर का, हर एक मंथ का उनका एक रोड मैप रहता है कि इस मंथ हम ये फीचर लाइव करेंगे, इस मंथ हम ये चीज़ लॉन्च करेंगे। तो ट्रैक करो कि कितने हद तक वो हो रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो आप थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है लिक्विडिटी। मतलब आप जैसे मेरे जैसे जितने भी इन्वेस्टर है, जो कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट करता है तो पैसा एक अकाउंट में जाता है, बराबर। अगर मैं आज $100 का लूँगा, आप $200 का ABC कॉइन लोगे, तो कहा ना को वो अकाउंट में जाता है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी अकाउंट, ठीक है। ये एक्सचेंजेस पे ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो कि वो लिक्विडिटी लॉक होनी चाहिए। लॉक होगा तो मतलब कोई रग पुल नहीं कर पाएगा। अगर अनलॉक है तो रग पुल के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है। अब ये सब चीज़ें देखने का है, बहुत से प्लेटफॉर्म है, ऑडियंस को पता भी होगी जो थोड़ा बहुत क्रिप्टो करते हैं। कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गीको है, डेक्स टूल्स है। वो ये कि फंडामेंटल लोगों को लगता है, बहुत सी हवा चली थी बीच में 2017-18 में जब हमने स्टार्ट किया, बिटकॉइन हवा है, बिटकॉइन के पीछे कोई फ्यूचर नहीं है, बिटकॉइन एक पॉन्जी स्कीम है। हाँ, मतलब ऐसे मेरे खुद के ही पापा मुझसे मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने नहीं कह रहे, अरे तुम हवा में पैसा लगा रहे हो, कोई प्रूफ थोड़ी है इस पैसे का। वही है कि लोगों को पता नहीं कि कहाँ जाके वो रिसोर्सेज को देखना है। वही मैंने बोला ना, कहा ना का फंडामेंटल्स यहाँ पे भी है, बस अलग है। आप स्टॉक मार्केट में बैलेंस शीट ढूंढते हो तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ जा रही है, हम वो चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि ऑडिट हुई कि नहीं हुई है।
जैसे कि कन्वेंशनल मार्केट्स में कोई भी कंपनी, जरा बिग फोर्स के नाम ले लेते, PwC, KPMG, ये सब ऑडिटिंग करता है हर एक कंपनी का, बराबर। तो वैसे ही क्रिप्टो कंपनीज की भी ऑडिटिंग होती है, और इसमें कंपनीज में कंपनी की ऑडिट नहीं होती, उनके थ्रू जो भी चीज़ डेवलप होती है, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्लेटफॉर्म है, कोई एक्सचेंज है, कोई मार्केट प्लेस है, उसकी ऑडिटिंग की जाती है। क्योंकि टेक्निकली पैसे के साथ या उस पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना आपको पढ़ना आता ना मेरे को भी आता, क्योंकि मैं फाइनेंस वाला बंदा हूँ, मैं टेक वाला बंदा नहीं हूँ, तो मेरे को भी समझ नहीं आता। तो ऑडिट वाली कंपनीज मेक श्योर करती है कि अंदर ऐसा कोई लूप होल ना हो कि पैसे सारे एक अकाउंट में चले जाए, जो अकाउंट फ्री होल्ड है कि आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। तो सिंपली है, आप जाइए सर्टिक जैसी वेबसाइट है, ब्लॉकचेन कंसोर्टियम है, या जो भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, प्रोजेक्ट का नाम प्लस ऑडिट रिपोर्ट करके सर्च कर दीजिए। अगर ऑडिट रिपोर्ट नहीं है तो फिर अगेन अ बिग रेड फ्लैग, मत करिए इन्वेस्ट, क्योंकि ऑडिट होना तो ज़रूरी है। क्योंकि एक तो उसका कुछ आज से 2 महीने पहले कोई बैकग्राउंड नहीं होता, क्योंकि रातों रात किसी को सपना आता है कि ये मैं कॉन्सेप्ट, ये प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा, और सब लाइव भी कहते हो, बहुत से लोग जेन्युइन भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि हर कोई स्कैम होता है, बट डेटा नहीं है ना अपने पास ट्रैक करने के लिए, और ऐसा तो कुछ नहीं, इतना तो फोमो होना नहीं चाहिए कि सब एक साथ ही डाल दे। तो वेट करिए, ट्रैक करिए, जो उन्होंने रोड मैप के हिसाब से वो चीज़ें बता रहे वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक होती है, जैसे कि मैंने बोला कि आज मार्केट में मल्टीपल कंपनीज थी ईवी वाली, आपने टेस्ला क्यों चुना? बिकॉज ऑफ द लीडर, दैट वाज वन प्राइमरी रीजन। तो अगर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहाँ ना का जो उस कंपनी का ओनर रहता है, हाँ जी, उसका ओनर का भी देखा जाता है, क्योंकि उसका विजन वो कितना स्टेबल है, कितना काम है, और कैसे कैसे सिचुएशंस में से उसने बाहर निकल चुका है। तो क्रिप्टो में भी जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो पूरा टीम का उनके वेबसाइट पे लिखा होता है कि ये CTO है, ये डेवलपर है। तो बहुत से लोगों का मोस्टली ज़्यादा रिसर्च करने के उतना डेटा नहीं आता, लेकिन लिंक्डइन वगैरह रहता है, एंड अगर कहाँ कभी कोई स्कैम में इन्वॉल्व होगी तो उनका नाम 100% ऑनलाइन आ ही गया होगा। तो अगर वैसे प्रोजेक्ट में कहाँ हुए हैं तो उसमें नहीं जाना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी ऐसी किसी बातों में नहीं आना चाहिए कि जो 2 रुपये की चीज़ ज़्यादा 10 होने वाली है। तो एक कुछ फंडामेंटल्स जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ काफ़ी अलग है कंपेयर टू अपना कन्वेंशनल स्टॉक मार्केट या एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ऐसे टेलीग्राम एंड ऑल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंस्टा पे भी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्या नाम है, सब स्टोरीज डालते रहते हैं कि क्रिप्टो में मैंने पैसा लगाया और मैं इन्वेस्ट करते ही मेरा चैनल ग्रो करके, मतलब बहुत हद तक तो स्कैम्स ही होते हैं ये। तो ये क्या होते हैं, मतलब कैसे? होता क्या है, टेलीग्राम का स्कैम ना बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैम है, ठीक है। अभी रिटेल इन्वेस्टर को एक रीज़न यही था हमारी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो $500, $1000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिनिमम मार्केट के अंदर, मतलब INR में बात करें 50,000 रुपये, लाख 2 लाख रुपये, अगर उनको किसी की एडवाइस चाहिए रहती है, उनको ये टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करना रहता है जहाँ कॉल्स दिए जाते हैं। अब होता क्या इस कॉल्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल समझ लो मैं टेलीग्राम मॉडरेटर हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप का ओनर हूँ, मैं चैनल चला रहा हूँ। अब मैं 2 चैनल चलाऊंगा, एक का नाम रख देते A, दूसरे का नाम रखते B। एक जगह मैं बोलूँगा बाय, एक जगह मैं बोलूँगा शॉर्ट, कहाना का कुछ सही होने वाला है बराबर, और दोनों कंप्लीटली डिफरेंट नेम से चलने वाले। अब अगर जिस वाले मैंने बोला बाय करना था और मार्केट की प्राइस ऊपर गई तो बाय वाली कम्युनिटी खुश हो जाएगी। अब बाय वाली कम्युनिटी को वापस बोला जाएगा कि अब मेरा प्रीमियम आप खरीदिए, वो प्रीमियम वाला खरीदने का आप बोलेंगे कि $500 है, $50 है, अलग का अलग अलग कॉस्ट है। तो इस हिसाब से स्कैम चलते हैं, मोस्टली ये लोग पंप एंड डंप करवाते हैं। पंप एंड डंप किस में करते हैं, जो मोस्टली जो माइक्रो कॉइन्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप BTC कोई भी चैनल वाला पंप नहीं कर सकते। बिटकॉइन, एक बिटकॉइन अगर किसी को लेना हो तो अभी चल रहा है 40 कितना ऑर्डर चल रहा था, 48,000 जितना चल रहा है, हाँ जी 48,000 जितना चल रहा है। तो अगर किसी को खरीदना है तो BTC कोई पंप नहीं कर सकता या डंप नहीं कर सकता, उसके लिए काफ़ी कैपिटल चाहिए। तो उसके बाद भी इसलिए क्रिप्टो की ब्यूटी क्योंकि टेक्नोलॉजी से चलती है, क्योंकि पूरा सप्लाई एंड डिमांड का इधर फैक्टर है जो बहुत से लोगों को लगता है, इसलिए तो लोग बोलते हैं कि ये हवा है, इसके पीछे कुछ है नहीं। बट अगर आज बिटकॉइन की इतनी यूटिलिटी इतनी सारी जगह पे उसके यूज केसेस आ रहे हैं, तो अगर किसी को भी ब्लॉकचेन, मैंने बहुत से लोगों को सुना है काफ़ी क्या बोलते हैं अचीव्ड, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की अपनी लाइफ में, काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि नहीं जी क्रिप्टो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को ब्लॉकचेन पे पूरा भरोसा है। अब बात यह है कि अगर ब्लॉकचेन को यूज़ करना है तो क्रिप्टो होना ज़रूरी है। ब्लॉकचेन आप यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉकचेन में करेंसी चाहिए रहती है, एक नेटिव करेंसी चाहिए रहती है कोई भी ब्लॉकचेन को चलाने के लिए। अब आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन लेना चाहो, इथेरियम की लेना चाहो, कोई भी ब्लॉकचेन लोगे, रिपल की लोगे, तो आपको क्रिप्टो में तो इन्वेस्ट इनडायरेक्टली करना ही रहेगा, तो दोनों को को एग्जिस्ट करना रहेगा। वो बात सही है कि काफ़ी स्कैम्स होते हैं, काफ़ी पॉन्जी स्कीम चल रही है, बट इट्स जस्ट दैट ड्यू टू द नासेंट स्टेज ऑफ क्रिप्टो इटसेल्फ। आज जब क्रेडिट कार्ड आए थे कितने स्कैम आए थे, हाँ जी, एवरीवन नोज अबाउट क्रिप्टो। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और फाइनेंशियली स्टॉक मार्केट समझाने वाले बहुत सारे अच्छे सोर्सेज भी हैं, कई सारी किताबें भी हैं, लेकिन घर वाले ही बहुत है, हाँ, घर वाले भी बहुत है।
तो लेकिन क्रिप्टो समझाने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि ये बहुत ही नया है मार्केट में इस टाइम पे। और ये टेक्निकली ज़्यादा चलता है, तो टेक्निकली इतनी जल्दी अपने को लिटरेसी भी आजकल ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए जो कि यंग एज पे बच्चों को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वगैरह सिखा रहे हैं, लेकिन उसके पहले तो टेक्नोलॉजी को भी इतनी लिटरेसी नहीं दी जाती थी। और मेरे हिसाब से तो फाइनेंस को भी देना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो सेविंग्स वाला ज़माना गया, एफडी वाला ज़माना गया। कोविड के बाद सबने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग करके अगर एक सस्टेनेबल इनकम कंसिस्टेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स लाइक 100%, 70% ROI की, एक कंसिस्टेंट, अगर बैंक 6% दे रही है, तुम कंसिस्टेंट 12-15% में निकाल दो, तो तुमने तो बैंक को बीट कर ही दिया ना। तुम कुछ ना करते उससे थोड़ा सीख लिया तो 12-15% तो ला रहे हो 6% की जगह पे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी वीक है अपने इंडिया में, और डेवलप कर रही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम हैप्पी कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, अपने मास्टर क्लासेस कर रहे हैं। डीमैट अकाउंट्स हैव आल्सो इंक्रीज कि लोग बहुत ही बड़े मात्रा में, अब जो खासकर यूथ है, जो जेनजी जनरेशन है, वो खासकर ज़्यादा इस टाइम फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ फोकस कर रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट पे अगर कोई कंपनी आती है तो पहले वो अपना IPO लेकर आती है, उसके बाद वो लिस्ट होती है जाके स्टॉक मार्केट पे। तो क्रिप्टो के मामले में सेम चीज़ होती है क्रिप्टो माइनिंग के थ्रू? नहीं, क्रिप्टो माइनिंग अलग है, और जो आप एग्जांपल दे रहे हो तो चीज़ अलग है। अगर कोई क्रिप्टो में भी ऐसे टर्म्स है, ICO है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, IDO है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, STO है, सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग, राइट। सो बेसिकली ये भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि IPO में क्या होता है, एक फंड रेजिंग एक्टिविटी ही है वो, बराबर। सो ये जो जितनी मैंने 3 नाम बोले, ICO, IDO और STO, वो भी एक फंड रेजिंग एक्टिविटी है। समझ लो कि मैंने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया मार्केट में क्या है, और मैंने उसका सॉल्यूशन भी कर लिया। अब मैं उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट करता हूँ। मैंने कॉइन का नाम दे दिया ABC कॉइन। मैं स्टार्ट करूँगा डेवलपमेंट। अब मुझे फंड चाहिए, मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ या मैं एक टेक पर्सन हूँ, मेरे को आइडिया मिल गया, मेरे को प्रॉब्लम मिल गया, मेरे को सॉल्यूशन मिल गई। अब उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए मुझे पैसा चाहिए मार्केट से। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट को पूरा डॉक्यूमेंट करूँगा, एक कंपनी वगैरह बनाऊँगा, और फिर मैं ICO रन करूँगा, जहाँ पे मेरा टोकनॉमिक्स वो सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। और फिर मैं एक ICO करूँगा। अभी ICO बहुत हद तक स्कैमी हो गया, बिकॉज 2017-18 में बहुत स्कैम हुआ है। लोगों ने बोला हम ICO कर रहे हैं, हमारा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बोल बच्चन वाला, लोगों ने बहुत ही पैसे डाले और सब लेके भाग गए। तो अभी आजकल ICO बहुत कम हो गया है, बट ICO इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट हैपेंस इन IPO। IDO में क्या होता है कि हम पहले एक डेक्स पे, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। नाउ क्रिप्टो में 2 तरीके के एक्सचेंज है, एक है सेंट्रलाइज्ड और होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जैसे अपने काफ़ी स्ट्रिंजेंट रहते हैं, तो अगर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो मोस्टली सारे स्कैम कॉइन्स ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट जो कि एक अच्छे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, आप उस पर ट्रेड करते हो, तो वेरी लेस चांसेस ऑफ यू गेटिंग स्कैम्ड। आप फूल नहीं होगे, बाकी जो प्रॉफिट लॉस तो ट्रेडिंग करो तो वो तो चलता रहेगा, बट आपके साथ कोई स्कैम नहीं करेगा। डेक्स पे प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड स्पेस है, कोई ऑडिट या कोई चीज़ दिखता नहीं, बस जिसको जो करना है वो आप डायरेक्टली वहाँ पे आपको अपना कॉइन या टोकन लॉन्च कर देता है। तो वहाँ पे फिर आपको वापस जो मैंने फंडामेंटल्स वाली बात की ना, वो उस पर वापस आपको जाना, वो सब चीज़ें चेक करनी, क्योंकि नई चीज़ है तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। वो प्रोजेक्ट का सोशल मीडिया प्रेजेंस देखना है, उसके फाउंडिंग मेंबर्स का प्रोफाइल देखना है आपको, उसके अलावा लिक्विडिटी के बारे में देखना है, ऑडिटिंग के बारे में देखना है। तो ये सारी चीज़ें देखोगे तो वो अब वो हो गया अपना IPO से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बात है अभी माइनिंग की। माइनिंग अब प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। क्यों प्रॉफिटेबल नहीं, उसका एक रीज़न, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग करवाता हूँ इसलिए ट्रेडिंग करो, माइनिंग मत करो, ऐसा रीज़न नहीं। माइनिंग स्टार्ट करने का आइडियल टाइम था अराउंड 2015 एंड 16, ठीक है, जब कॉस्ट कम था और आउटपुट बहुत ज़्यादा था। क्योंकि अभी अप्रैल में वापस हाल्विंग आ रहा है। एक हाल्विंग एक क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर एक इवेंट होता है, जो भी माइन करता है उनके रिवॉर्ड्स 50% कम हो जाते हैं। अभी 6 बिटकॉइन कुछ था, अभी ये हाल्विंग के बाद 3 बिटकॉइन जितने हो जाएंगे। तो इंसेंटिव जो बंदे को मिल रहा है, जो कंपनी वो माइनिंग कर रही है, वो बहुत कम हो रहा है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। माइनिंग तब प्रॉफिटेबल है जब आपके पास अबंडेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, काफ़ी लो कॉस्ट पर आपको मिलती है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, पहली चीज़। दूसरी, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, अगर आपने जो भी अगर क्रिप्टो थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहा है, लास्ट ईयर एक काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट हुआ कि इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें माइनिंग ज़रूरी होता है, उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गए, मतलब जिसमें माइनिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मेजर ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है, अच्छे बुरे जो भी है, वो सब इथेरियम पे ही रहता है। तो माइनिंग ऑटोमेटिकली इथेरियम की वजह से कम तो हो ही गई थी, बट बिटकॉइन हाल्विंग जैसे इवेंट्स की वजह से भी माइनिंग की मोटिवेशन, जिसका पुराना सेटअप बिजनेस है वो चलेगा अपने हिसाब से, बट
अगर किसी को नया माइनिंग करना, नया स्टार्ट करना, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे अपने अपने छोटे छोटे माइनिंग फार्म सिखाते, बोलते हैं लैपटॉप से माइन होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा लैपटॉप ब्लास्ट होते हैं, वो कोई दिखाएगा नहीं, इतनी एनर्जी लेता है बिटकॉइन माइनिंग। मेरा ही एक एक्स कलीग है, मैंने उनको हम बात कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम में नया नया था, सब किसी को पता नहीं क्या सही तरीका क्या गलत, सब एक्सप्लोर कर रहे थे, राइट। उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग का ट्राई किया। मेरे को थोड़ा बहुत रिसोर्सेज की वजह से, मेरे ग्लोबल प्रेजेंस की वजह से मुझे कहा ना कहा न्यूज़ मिली कि ये घर बैठे करने वाली काम नहीं है। उस टाइम पे तो प्रॉफिटेबल था, जैसे कि मैंने बोला, अगर उस टाइम पे आप स्टार्ट करते तो, बट वो ऐसा नहीं कि आप अपने फ़ोन में माइन कर सकते हो, अपने लैपटॉप के थ्रू माइन कर सकते हो, कोई अच्छा सुपर कंप्यूटर लेके माइन कर सकते हो। एक कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा। माइनिंग के लिए काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बट होता है क्या, क्योंकि इन लोग को थोड़ा ना उसके अंदर माइनिंग रिग बेचने के अंदर ना थोड़ा MLM टाइप का है, तो आप जितने रिग भेजोगे उसमें आपको कमीशन मिलता है। तो लोगों को प्रमोट करते रहते हैं कि मेरे लिंक से आप ये माइनिंग रिग खरीदिए, आपको फ़ायदा होगा, देखो मेरे को इतने बिटकॉइन मिल रहे हैं, मेरे को इतने इथेरियम मिल रहे हैं, लेकिन It's all a scam. It's all a scam. So अब वो प्रॉफिटेबल नहीं रह चुका है। I guess 2021 या 20 के अराउंड हाँ एक जी। क्रिप्टो कॉइन बहुत फेमस हुआ था, हाँ। जिसका नाम था डोज कॉइन। हाँ जी, एलॉन मस्क ने ट्विटर पे एक स्टोरी डाली, गो डोज गो, हाँ जी, मार्केट भाग गई। हाँ जी, फिर उसने ऐसी करके जो भी एलॉन मस्क लिखता था, डोज कॉइन का प्राइस है उसके हिसाब से रेगुलेट हाँ हो जी, गया। तो बराबर। क्या था वो केस, थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स? सो हुआ क्या, लोगों को लगता है कि डॉज कॉइन 2020 में आया, ठीक है, उसके पहले से चल रहा है। मैंने 2017-18 में भी ट्रेड किया है डॉज कॉइन के अंदर। मतलब उस टाइम पे तो पैसे नहीं, मतलब उससे नीचे जो भी होगा बहुत ही कम प्राइस का था उस टाइम पे, सिर्फ ट्रेडिंग कौड़ियों के भाव। हाँ कॉर्ड, मतलब बहुत ही कम था। तो लोगों को लगता है कि जब एलॉन मस्क आया तभी डॉज कॉइन हाँ। लॉन्च हुआ, उसने डेवलप किया वाला ना, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। डॉज कॉइन उसके पहले से भी एक्सिस्टेंस में था। अब बात करते हैं इस कहानी की, तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली उन्होंने उसी इंसिडेंट की वजह से एक पूरी नई कैटेगरी आ गई क्रिप्टो के अंदर, जिसे कहते हैं मीम कॉइन। पहले कैटेगरी नहीं हुआ करती थी, डॉज के बाद एक मीम कैटेगरी स्टार्ट हुई, फिर डॉज के बाद शिबा इनू आया, बिग मून आया, बहुत से आज तो उसके अंदर। तो मीम कॉइन में क्या होता है कि वो फन वाली चीज़ है, मतलब होती है ना, कभी कभी तुक्का लग गया तो लग गया करके। आज भी है, मैं न्यूज़ सुनता हूँ, वो लेजिट न्यूज़ है कि बहुत सारे लोग कोई मीम कॉइन में पैसा डालते हैं और अच्छा खासा पैसा निकाल देते हैं। बट बात करें इलॉन मस्क वाली कहानी की, तो उसमें बेसिकली वो ट्वीट करते हैं डॉज के बारे में, एंड लोगों ने बाई करना स्टार्ट कर दिया। सो अभी समझ लो कि कोई चीज़ डेड है, मतलब डॉज में ऑलरेडी उतना कोई वॉल्यूम था नहीं, क्योंकि उसका कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था नहीं, ठीक है, मतलब कोई आइडिएशन नहीं थी, कुछ आइडिएशन नहीं थे, बस एक ऐवे ही बना दिया गया था, दो लोगों ने ऐसा बना दिया था। अब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, बस मार्केट में नाम है, बट एक्चुअली ना ही वो कुछ टाइप की डेवलपमेंट कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है। एंड ऑब्वियसली एलॉन मस्क इज अ हाईली इन्फ्लुएंसर पर्सन, राइट। सो उन्होंने ट्वीट किया, उनकी इतनी कम्युनिटी बढ़ी है, बहुत से बारी स्टॉक मार्केट में उन्होंने कितनी बारी अपना खुद के स्टॉक के बारे में भी ट्वीट करके गिराया। सो इट्स अ पावर ऑफ कम्युनिटी जो प्ले हुआ वहाँ पे। बट बहुत से लोग एक मिसअंडरस्टूड करते हैं कि एलॉन मस्क ने बिटकॉइन को भी पंप और डंप किया, जो कि मैं हाईली डिसएग्री करूँगा। एलॉन मस्क या कोई भी पैसे के बलबूते पे ना बिटकॉइन को पंप और डंप नहीं कर सकता। इस बार एलॉन मस्क आया, उसके पहले मैकएफी था, उसके पहले रोजोवेयर था, बहुत से अमीर लोग आए मार्केट के अंदर, और उनको लगा कि वो पैसे के दम पे मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अपने कन्वेंशनल मार्केट में कहा ना कहा एक हद तक होता रहता है। बट लोग बोलते हैं कि एलॉन मस्क ने भी बिटकॉइन को मैनिपुलेट किया। क्यों नहीं किया? इसका लॉजिकल रीज़न ये है, समझ लो कि इतना हाईली इन्फ्लुएंसर पर्सन, ठीक है, जिसकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है, खुद के पास इतना पैसा है कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन में काउंट किया जाता है, एक ऐसा कॉइन जिसमें ना कोई टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था, इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, उसने ट्वीट किया, लोगों को इतना बोला डॉज बाय करने को, तो भी वो $1 नहीं पहुंच सका, बराबर 0.72 से वो नीचे गिर गया। तो आपको कैसा लगता है कि वो 30,000 का बिटकॉइन, उस टाइम पे प्राइस 30,000 की, बिटकॉइन की प्राइस 30,000 चल रही थी, आपको कैसा लगता है कि वो 30,000 कॉइन को मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि $30,000 की चीज़ है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े फंड्स पैसे लगा के बैठे हैं। तो एक बंदा आके बिटकॉइन को तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता ना। एक डॉज कॉइन, एक पेनी कॉइन को मैनिपुलेट नहीं कर पाए $1 तक, तो वो सर्टेन एक्सटेंट उन्होंने किया। सबको पता है कि उसके पहले तो उसका इतना कोई चार्ट की हिस्ट्री थी नहीं, उन्होंने बोला, बहुत से लोगों ने बाय 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 करते गए, सपोर्ट करते गए, बट टू सर्टेन एक्सटेंट वो चलेगा, क्योंकि उसके बाद सबको पता है कि इसमें ज़्यादा करने की मतलब नहीं बनता। सो सबने थोड़ा थोड़ा करके बहुत से लोगों मासेज में हो गए, इसलिए प्राइसेस बढ़ी, बट फिर भी $1 तो नहीं पहुंची उनका। अगर आप अभी भी देखोगे तो उनका कैंपेन चलता है ट्विटर पे, डॉज टू $1, डॉज टू मून, $1 पहुंचा, लेकिन नहीं पहुंचा सका। तो फिर बिटकॉइन को कैसे कोई मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि $30,000 का है। अच्छा, इंडिया खुद की एक डिजिटल कॉइन लाने की बात करी थी, आरबीआई गवर्नर ने बीच में हाँ जी। अनाउंस किया था, तो उसके बाद
आरबीआई ने अपने ऐलान को एक तरह से कोई खास महत्व दिया नहीं, और फिर देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत डाइसी स्टेटमेंट्स देती भी रहती है। ना कुछ क्लियर शॉर्ट तरीके से बताती है, ना ये कहती है कि इस पे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो कैसे आप इंडिया में इसका मार्केट देख रहे हैं? ठीक है, सो गवर्नमेंट ने एक चीज़ काफ़ी क्लियर कर दी है कि अगर ट्रेड करना है तो अपने रिस्क पे करिए। ट्रेड करना कोई इलीगल चीज़ नहीं, जिसको जितना बिटकॉइन खरीदना है, जिसको जितना क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है आप करिए, अपने रिस्क पे करिए, पहली चीज़। दूसरी बात आती है कि सीबीडीसी की, जिसकी आप बात कर रहे थे। सो सीबीडीसी इटसेल्फ काफ़ी अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है। क्रिप्टो एक ऐसा फिनोमिना है हर गवर्नमेंट के लिए, सिर्फ मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हर गवर्नमेंट के लिए एक ऐसा फिनोमिना है जो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में मासेस तक पहुंच गया। अगर आज हम कन्वेंशनल मार्केट्स की बात करते हैं तो 100 साल पहले आप और हमारे जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते थे। जो वेल्थीस्ट ऑफ वेल्थी होते थे वही स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी हाई कैपिटल चाहिए रहता है उस सब चीज़ों के लिए। बट क्रिप्टो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो मासेस से ग्रो होकर आज बड़े बड़े फंड्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज से अगर 10 साल पहले बोलो तो कुछ डेवलपर्स ने पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, फिर हमारे जैसे कुछ लोग आए रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्होंने बिटकॉइन में स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे वो मासेस से पहुंची मार्केट में मेन स्ट्रीम होने लगा, और फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आए। तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि ये इतना बड़ा फैल कैसे गया विद इन दी कंट्री और विद इन दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया और एनी अदर कंट्री। सो आई विल से कि गवर्नमेंट स्लो है, बट कहाँ ना कहीं सही डायरेक्शन पे जा रहा है। कैन डेफिनेटली वाउच फॉर दैट। एंड अभी आज के तारीख में अगर देखें तो देयर आर सेवरल रीजन्स सच एज यूरोप काफ़ी एडवांस है, क्योंकि यूरोप ने ऑलरेडी 2016-17 में रेगुलेशंस लाना स्टार्ट कर दिया था, और अब जाके उन्होंने उस टाइम पे बोल दिया कि किसी को क्रिप्टो में कोई लाइसेंस चाहिए आप यूरोप आइए, हम आपको लाइसेंस देंगे, स्पेशली एस्टोनिया के अंदर। कोई कंट्री भी थी जिसने एस्टोनिया, हाँ एस्टोनिया करके। तो यूरोप ने काफ़ी फ्रेंडली था 2016-17 से, और अब जाके 2016 में उन्होंने लीगलाइज किया था सारी चीज़ों को, और अब 2023 में जाके एक पूरा फाइनल ड्राफ्ट बना है जिसे कहते हैं मीका, जो कि क्रिप्टो के लिए लागू किया जाएगा। तो गवर्नमेंट्स को टाइम ज़रूर लगेगा, और इंडियन गवर्नमेंट को भी लग रहा है, बट कहा ना कहा उन्होंने भी 2018 में बिटकॉइन को बैन किया था, अगर आपको पता हो तो उसका रीज़न क्या था कि एकदम से शॉर्ट स्पेन में अचानक से बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, और एक तो बहुत ही गलत टर्म यूज़ किया जा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी। अगर आप अभी भी देखो, मैं सिर्फ क्रिप्टो बोल रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी वर्ड में यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा इनजस्टिस है क्रिप्टो के करेंसी बुलाने के लिए, क्योंकि एट द टाइम क्रिप्टो इज़ नॉट रेडी फॉर बी ए पार्ट ऑफ करेंसी। मैं बिटकॉइन को भी करेंसी नहीं मानता। करेंसी के लिए बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो एक डिजिटल एसेट, आप उसे डिजिटल एसेट बुलाइए, वर्चुअल एसेट बुलाइए, वो सही नाम है, या क्रिप्टो बुलाइए, लेकिन उसको करेंसी का नाम देके आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ मत लड़िए। गवर्नमेंट एक काफ़ी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से चीज़ें देखती है, बहुत सी चीज़ें जो देश में होती है उससे करेंसी पे इफेक्ट आता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आपकी करेंसी गलत है, अब से यही करेंसी चलेगी, वो तो गलत हो गया ना। को एग्जिस्ट अभी धीरे धीरे करेगा, फिर उसके बाद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में ट्रेड्स है कि एक फ्यूचर डिजिटल करेंसी बना सकता है। कौन सी बनेगी, क्या बनेगी, तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अभी तो कुछ है नहीं उस पर उतना, क्योंकि 10 साल हुए 12 साल हुए इस इंडस्ट्री को आए, अभी तो बहुत सी चीज़ें जो अनएक्सप्लोर्ड है, समझी भी नहीं है। अभी इसी 10 साल में कितने डेवलपमेंट्स आ गए। पहले क्रिप्टो आया, फिर इथेरियम आया, फिर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आया, फिर डीफाई आया, फिर NFT आया, फिर मेटावर्स। काफ़ी तेज़ी से चल रही है ये इंडस्ट्री। बट एक चीज़ हम खाना का लैक कर दी कि हम तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को एजुकेट ही कोई नहीं कर रहा था। एक कम्युनिटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो अनटच्ड है उनको कोई खाना का वो बता ही नहीं रहा था, वो एंट्री बैरियर सॉल्व ही नहीं कर रहा था। जैसे कई सारी मूवीज़ में या सीरीज में भी, कई इन्फ्लुएंशियल वीडियोस में भी में ऐसा दिखाया जाता है कि क्रिप्टो को एज अ डार्क वेब में यूज किया जाता है। हाँ जी, फॉर करेंसी एक्सचेंज एंड एवरीथिंग। हाँ जी। तो ये क्या फिनोमेना क्या है, ये ऐसा क्यों है? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इस बंदे का नाम है रॉस अल्ट्रीट या ऐसा कुछ, और सरने मेरे को इतना सही तरीके से याद नहीं, बट रॉस उस बंदे का नाम है। ये बात है कुछ अराउंड 2013 और 14 की। उस बंदे ने, वो पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसने एक वेबसाइट डार्क वेब पे स्टार्ट की थी जिसे कहते हैं सिल्क रूट। ठीक है, यंग बंदा था, कंप्यूटर साइंटिस्ट था, 17-18 साल का था जब उसने ये सिल्क रूट स्टार्ट किया था। उसने बिटकॉइन को समझा, उसको बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। उन्होंने सोचा कि ऐसी क्यों ना मैं वेबसाइट बनाऊं जिससे लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं, जिसमें बिटकॉइन एज अ ट्रांजेक्शन यूज़ किया जाएगा। और तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि टेररिज्म यूज़ होता है, तो डार्क वेब पर उन्होंने ये वेबसाइट बनाई।
फिर धीरे धीरे अचानक से काफ़ी ट्रैक्शन मिलने लगा उस वेबसाइट को, काफ़ी अटेंशन मिलने लगा फॉर ऑल दोज ट्रैफिकर्स जो भी ये सब चीज़ों में डील करता है। तो लोग वहाँ पे आ रहे थे, कोई सारी इलीगल चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए लीगल, वो सारी चीज़ें उस पर लिस्ट कर रहे थे, लोग उससे बिटकॉइन के थ्रू खरीद रहे थे। तो हाँ, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है कि बिटकॉइन को यूज़ नहीं किया जाता, वो नहीं होता है डेफिनेटली। बिटकॉइन या क्रिप्टोज़ को ऐसे इलीगल पर्पज़ के लिए ट्रांजैक्शन यूज़ किया जाता है, बट अभी इसमें भी एक समझने की चीज़ है। लोगों ने उसको रखते हुए उसको ये नैरेटिव पिछले 3-4 साल से चल रहा है कि बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जो टेररिस्ट यूज़ करते हैं, ड्रग्स वाले यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ समझने की जरूरत है कि बिटकॉइन के अंदर ये कॉन्सेप्ट, ये टेक्नोलॉजी के अंदर एक चीज़ है, जैसे कि अपने कन्वेंशनल मार्केट्स में KYC होता है, नो योर कस्टमर, राइट। क्रिप्टो के अंदर KYT होता है, नो योर ट्रांजैक्शन। जो हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है। अगर ऐसा तो नहीं था, क्रिप्टो के पहले ये सही चीज़ें नहीं होती थी, क्रिप्टो से पहले भी स्मगलिंग होता था, क्रिप्टो से पहले भी ट्रैफिकिंग होता था, और दो मेजर चीज़ में होती थी, आइदर वो डॉलर्स में होता था या आइदर गोल्ड्स में होता था। अच्छा, इसका कोई बार भी होता है कि सिर्फ इतने कॉइन्स का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, नो रेगुलेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। सो मैं ये ट्रैफिकिंग की बात, उसके पहले भी तो ट्रैफिकिंग होता था, उससे पहले भी सही इलीगल चीज़ होती थी, ऐसा तो नहीं था। उसके बाद अचानक से बहुत इंक्रीज हो गया। अब समझ लो कि कोई इलीगल ट्रेड हो रहा है अफगानिस्तान में गोल्ड देते हुए या US डॉलर को देते हुए, आप ट्रैक कर पा रहे हो, आपको तो विजिबिलिटी भी नहीं है। बट अगर आपको पता चल रहा है कि जो रेड अलर्ट कंट्रीज है वहाँ पे मैसिव बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हुए, आप उसको ट्रैक कर पाओगे। तो लोगों को लगता है कि नहीं, इलीगल नहीं, ये तो और बेटर है। अगर कोई इलीगल बंदा कुछ गलत काम कर रहा है, एटलीस्ट देयर इज वन डायरेक्शन टू वर्क ऑन, कि जिससे आप लीड कर सकते हो कि असली कल्प्रिट कौन है, पैसा कहाँ से घूम रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, जो फिजिकल गोल्ड कहाँ एक्सचेंज हो रहा है या फिजिकल बिल्स कहाँ एक्सचेंज हो रहे हैं, उसका तो ट्रैक ही नहीं है। उसका तो कोई ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं कि आपको अलर्ट करे कि इस कंट्री में इतना पैसा भी इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। बट बिटकॉइन के थ्रू या कोई भी क्रिप्टो के थ्रू आपको वो पता चल सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो, एक प्रॉपर टीम बिठा के कि ये कंट्रीज है, यहाँ पे हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ये सही चीज़ें होती है, आप उसको ट्रैक करते रहो, और वहाँ पे कोई मैसिव ट्रांजैक्शन एक रेजिम बना सकती है। आज करती है US के अंदर, US ने बहुत से लोगों को पकड़ा है कुछ ऐसा करते हो, क्योंकि ट्रैक कर सकते हो ना, इसलिए तो KYT होता है इसके अंदर। जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल गेटवे होता है पेमेंट का, उसमें हम सामान लेते हैं, पैसा देते हैं। हाँ जी, क्रिप्टो को भी एक एज अ करेंसी देखा जा रहा है आजकल, कि लोग क्रिप्टो से चीजें खरीद रहे हैं। हाल ही में टेस्ला ने ही बोला था कि अब हम अपनी कार बेचेंगे क्रिप्टो एक्सेप्ट। हाँ जी। तो क्या आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं क्रिप्टो ये ट्रेडिशनल गेटवे को क्या चेंज कर देगा ट्रांजैक्शन के? सो पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आपने खुद भी एग्जांपल दिया टेस्ला का, ठीक है। अभी फिलहाल निजी पे अगर मेरे को कंफर्टेबल है तो मैं रेडी हूँ, आप मेरे को ये मेरे सर्विस आप मुझे बिटकॉइन में पे करिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बट क्या ये लीगल टेंडर है? दिस इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। कोई भी गवर्नमेंट है, सिर्फ एक गवर्नमेंट है फिलहाल जिसका नाम है एल सेल्वाडोर, जिसने बोला कि बिटकॉइन इज ए लीगल टेंडर। सेंट्रल अमेरिका में एक छोटी सी कंट्री है, उन्होंने ही बोला है कि बिटकॉइन इज ए लीगल टेंडर। अगर मेरे देश में आपको कुछ भी बाय या सेल करना है तो मेरी करेंसी छोड़कर अगर किसी को बिटकॉइन भी पे करना है तो हमारे सिटीजन्स वो अवेल कर सकते हैं। बात रही पेमेंट गेटवे की, तो जो पेमेंट गेटवे की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कॉमन है, देयर इज़ नो डिफरेंस। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्रिप्टो भेजा जा रहा है, यहाँ पे INR भेजा जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ ना कहाँ सेम है। अब बात है कन्वीनियंस पे, वो एक कन्वीनियंस पे रहेगी कि किसको क्रिप्टो, आज बहुत से छोटे छोटे कंट्रीज़ है यूरोप के अंदर जहाँ आप क्रिप्टो से पे कर सकते हो, तो वहाँ पे को एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे तो एल सेल्वाडोर बोलता है कि बिटकॉइन ही है सब कुछ, बट यूरोप में बहुत से जहाँ पे पाउंड्स भी चलते हैं, यूरोज भी चलते हैं, और उनकी नेटिव यूटिलिटी टोकन्स भी एज अ पर्सन यूज़ कर सकते हैं एज अ पेमेंट गेटवे। इसका फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि कल तो फ्यूचर में जाके, जैसे कि मैं बोला कि ट्रेड्स है इसके अंदर करेंसी बनने की, कब बनेगी, कौन सी बनेगी, तो टाइम ही बताएगा, वो टाइम बताएगा। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी है काफ़ी हद तक कहाँ ना कहीं दो चीज़ का को एग्जिस्ट होना, बिकॉज अभी इतना वी आर टू सून टू से कि नहीं ये ख़राब है और ये सही है। कहाँ ना कहीं ट्रेडिशनल पेमेंट गेटवेज कुछ रीजंस की वजह से ही बने थे, बराबर। आज किसी को इंटरनेशनल ट्रांसफर्स करने रहते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने रहता है, देयर आर दिस बैंक्स इन द बिटवीन व्हिच आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग बैंक। समझ लो कि मैं दुबई में बैठा हूँ, आप इंडिया में बैठे हो, आप इंडिया के कोटक बैंक से मुझे दुबई में एमिरेट्स NBD में पैसा भेजना चाहते हो। सो इट्स अ रूल, इट्स नॉट अ रूल बट इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि हम दोनों के बीच में कम से कम मिनिमम 2 या 3 करस्पॉन्डिंग बैंक्स रहेगी। रीजन क्या है इस करस्पॉन्डिंग? क्योंकि
एमिरेट्स एनबीडी नहीं जानता कि वहाँ पे कोई बंदा बैठा है जिसके कोटक के अंदर अकाउंट है, और कोटक नहीं जानता कि सार्थक करके कोई दुबई में बैठा है जिसका एमिरेट्स एनबीडी में अकाउंट है। वैलिडेशन के लिए कोई ना कोई मिडिल पार्टी चाहिए, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग बैंक्स आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है और उनके ट्रांजेक्शन कॉस्ट ले लेती है। सो इट्स अ वेरी साइंटिफिक मेथड कि जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कोई ना कोई मिडिल पर्सन होना ज़रूरी है दोनों की तरफ से टिक करने के लिए कि हाँ हाँ जी हाँ बराबर है। बट क्रिप्टो के थ्रू वो पॉसिबिलिटी है कि हम पीयर टू पीयर कनेक्ट कर सकते हैं, कि डायरेक्टली मेरी बैंक आपके बैंक के साथ कनेक्ट कर सकती है और हमारे रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर सकती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉकचेन है जिसका नाम है रिपल, ठीक है, XRP। वो काफ़ी बड़ा केस भी जीती है लास्ट ईयर अगेंस्ट SEC, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा केस भी वो जीती है। सो रिपल एक ऐसा करेंसी है जो कि बैंकिंग ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे ही वो वर्क करता है। तो मैं वो बोल रहा था ना, एक सबकॉन्शियस माइंड, अगर मैं रिपल में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जो बैंकिंग को चेंज कर सकता है। रिपल इज़ अ मीडियम फॉर मी। सो रिपल पे अगर सारी बैंक्स आ गए, इनका एम है, और बहुत सी बैंक ने आगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड था जिसने टू अ सर्टेन एक्सटेंट ब्लॉकचेन यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिए, UBS भी करती है आजकल सिंगापुर। सो बहुत सी बैंक ने धीरे धीरे टू सर्टेन एक्सटेंट, पूरा इनका बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाया अभी तक, पर धीरे धीरे वो ला रहे। बेनिफिट क्या होगा, समझ लो कि आज मेरा HDFC में अकाउंट है, ठीक है, कल तो मैं कोटक में जाता हूँ तो कोटक वाले मुझे वापस सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना भाई मेरा HDFC में अकाउंट है, मुझसे वापस क्यों ले रहा हूँ। ईजीनेस तो होना चाहिए, क्योंकि HDFC ने तो ऑब्वियसली सारी KYC प्रोसीजर्स फॉलो की होगी तभी मेरा अकाउंट खुला होगा। बट कहाँ ना कहाँ अपने गवर्नमेंट को पता है देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ अ पर्सन गेटिंग मैनिपुलेटेड। मैंने किसी को पैसे देके भी अपना अकाउंट खुला दिया होगा, बराबर, ये पॉसिबिलिटी है। देयर इज नो सिस्टम विच इज ऑडिटिंग एवरीथिंग, द पर्सन इज ऑडिटिंग, सो पर्सन कैन बी करप्टेड, दैट्स अ ह्यूमन नेचर, कोई भी कंट्री को, कोई भी देश को, कोई भी रिलीजन का हो या कोई भी जगह का हो। सो ऐसा तो नहीं है कि मेरा HDFC पे बैंक अकाउंट है तो मैं इजीली कोटक पे जाके खोल दूंगा या कोई और बैंक में जाके खोल दूंगा, मेरे को वापस पूरी प्रोसेस करनी रहेगी। बट अगर समझ लो कि एक ही बारी ब्लॉकचेन पे आपको ओपन करना है अकाउंट, HDFC में आपको खुल गया, एक बार आपने वो प्रोसेस फॉलो कर दी KYC वाली, नेक्स्ट टाइम आपको कोई दूसरे बैंक में ओपन करना है तो आपको वापस वो सारी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी रहेगी, क्योंकि आपका सारा डेटा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है जो कि नॉट एडिटेबल है, जहाँ पे स्कैम नहीं किया जा सकता, जहाँ पे सिस्टम को फूल नहीं किया जा सकता, ना ही सिस्टम को करप्ट किया जा सकता है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहाँ ना कहाँ एक काफ़ी को एग्जिस्टिंग नेचर रहेगा स्टार्टिंग में, और फिर मेरा बेस्ट टेक्नोलॉजी विन। अब आपकी कंपनी की बात करते हैं, BitGenX की। हाँ जी। तो आपका क्या एस्पिरेशन है, क्या विजन है आपका इस कंपनी के साथ? देखो, काफ़ी सिंपल गोल था कि इन्वेस्टर्स को एम्पावर करना है, कि आज किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक सीधी बात है, एक सत्य है कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इतना डिटेल में जाके मार्केट को समझे। जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, जो एक्टिवली ये करते हैं या उनका जिनका फुल टाइम काम ही रहता है, वही ये सारी चीज़ें अफोर्ड या केपेबल है ये सारी चीज़ें करने के लिए। लेकिन आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, बड़ी डेजिग्नेशन या छोटी डेजिग्नेशन पर, लेकिन आपको PPTs वगैरह बनानी है, रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है, तो आपके पास ये सब टाइम नहीं सारी चीज़ें करने के लिए। तो इसी रीज़न की वजह से हमने कंपनी स्टार्ट किया था। आज की तारीख में अराउंड वी आर हैंडलिंग अराउंड $36 million, विच इज़ इन INR अराउंड 3 बिलियन, 300 करोड़ रुपए के आसपास। गोल है कि धीरे धीरे AUM बढ़ाते जाए। और अगर हम देखें कि मार्केट में ना बहुत सी हमारी जैसी कंपनी आई है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं। स्टार्टिंग में हुआ करते थे, लेकिन अब ऑब्वियसली जब मार्केट ग्रो होता है तो कॉम्पिटिटर्स भी आता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलेटेड कितने हैं? वी आर वन ऑफ द रेगुलेटेड वंस। आज भले SEBI नहीं है, RBI नहीं है, बट वी आर स्टिल a one legal company with an objective to provide PMS of financial advisory into crypto markets. There is no such other company who has claimed or marketed. So इसलिए मैं बोल सकता हूँ फिलहाल के लिए कि हम इकलौती कंपनी है। बट अगर कहाँ कोई गली में किसी ने कंपनी रजिस्टर करके रखे तो पता नहीं है, क्योंकि कहाँ ऑनलाइन वो डेटा दिखा नहीं रहा है। बट कहाँ ना कहाँ हमारे पास वो अथॉरिटी है, वो प्रिविलेज है कि हम लोगों को एडवाइस दे सकते हैं लीगली कि ठीक है क्रिप्टो में आपको ऐसे नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एम वही है कि इंडियन मार्केट को बहुत ही हमने ऊपरी देखा है। मोस्टली हमने कुछ क्रिप्टो कंफर्टेबल बनाना है। हाँ जी, क्रिप्टो कंफर्टेबल बनाना है। अगर आज भी अगर AUM हमारा देखें तो दूसरी कंट्री से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। हमारी प्रेजेंस देखें तो सिंगापुर में है, इंडिया में है, दुबई में है, लग्जमबर्ग में, लिथुआनिया और UK में है। तो कहाँ ना कहाँ जब इंडिया से आपको पता है इस देश की पोटेंशियल, जैसे कि आप हम थोड़ा पहले इसके डिस्कस करें, कुछ 7.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी इन्वेस्ट। अगर हम ग्लोबल स्केल में देखने जाए तो इंडिया 2nd या 3rd रैंक करता है क्रिप्टो ओवरऑल पूरे ग्लोबली इन्वेस्टमेंट्स, हाईएस्ट इन्वेस्टर्स अपने पास। और जबकि सिर्फ 7% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई है। अगर कोई राइट एजुकेशन देने वाला, कोई राइट डायरेक्शन देने वाला अगर हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे इंडियन सिटीजन्स को मिल जाता है तो हम चाहते हैं कि वो हम रहें,
हम उनको सबसे पहले जाके एडवाइस करें, हम उनको बताएं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, अब जैसे आप भी एक यंग एंटरप्रेन्योर ही हैं। हाँ जी। ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा अभी आपने बता भी दिया, 300 करोड़ का AUM मैनेज कर रहे हैं। हाँ। तो आप अपनी इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? जैसे इस कंट्री में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, तो आप किसको एज ए इंस्पिरेशन अपना देखते हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ना, मेरे को किसी की इतनी डिटेल में स्टोरी पता नहीं है, ना ही किसी को मैंने ऐसा कुछ फॉलो किया है, ठीक है। फॉर मी माई इंस्पिरेशन वॉज माई फादर, बिकॉज फैमिली बिजनेस आज भी मैं हैंडल करता हूँ। तो ये तो एक कंपनी बिटजेनिक जिसकी हम बात करें, लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ 16-17 अलग बिजनेस है फैमिली बिजनेस। मैं आज भी फैमिली बिजनेस में उतना ही इन्वॉल्व हूँ। सो मेरे लिए जो दिखता है वही होता है ना, मतलब जो जिसको देखते हो आप बड़े हुए हो, जहाँ आप बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो और उसको फील कर रहे हो। तो फॉर मी इट्स नॉट लाइक आई रिस्पेक्ट दोज पीपल, इट्स जस्ट दैट मैंने उनके साथ उतना रिलेट नहीं किया, मैंने उनकी स्टोरी को इतना फॉलो नहीं किया, तो मुझे पता नहीं। तो फॉर मी ऑफ वॉट एवर आई एम करंटली डूइंग, इट्स माई फादर। बट इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, आई लाइक द वे टाटा डज देयर बिजनेस। फिलैंथ्रोपी काफ़ी बड़ा पिलर है उनके बिजनेस का। बाकी बिजनेसेस भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो ऑब्वियसली सोसाइटी को वापस देते हैं, लेकिन उनका वो बिगेस्ट पिलर नहीं है। टाटा का अगर एक पिलर देखे तो फिलैंथ्रोपी ही सबसे बड़ा एक पिलर है। सो आई लाइक द वे टाटा डज देयर बिजनेस। सो मैं भी चाहूँगा कि अगर मैं जिस मुकाम पे पहुँच रहा हूँ, तो मैं वापस सोसाइटी को दे सकूँ जितना हो सके वैसा। तो सार्थक शाह जी, अब कुल मिला के इतना बताइए कि कहाँ तक और जाएगा, अभी कितना पैसा और कमाना है? मतलब इस विजन को सोच रखा है, ये एम सोच रखा है, यहाँ आके इतना कमा लिया, अब बहुत काफी है इतना। ये आज तक कोई भी इंसान बता नहीं पाया, क्योंकि हर एक की ग्रीडीनेस कभी खत्म नहीं होती, उसमें मेरी भी इंक्लूडेड है। जब 10 करोड़ पे AUM था तो सोचा 10 नहीं 50 होगा तो बहुत सही होगा, 50 से फिर सोचा नहीं 50 नहीं 100 होगा तो और ज़्यादा सही होगा। अब 300 है, तो गोल ये है कि 1000 करोड़ किया जाए अगले 2 साल के अंदर। बट फिर वहाँ पे जब वो अचीव होगा तो फिर एक नया गोल बनेगा। सो हमेशा अपने आप से कम्पीट करता हूँ कि ठीक है ये अचीव हो गया तो उसके बाद क्या किया जा सकता है। सो ऐसा कोई फिगर नहीं है, बट अभी फिलहाल के बाद टाइम पे बात करें तो 1000 करोड़ है, लेकिन डेफिनेटली जिस दिन वो कंप्लीट कर जाएगा तो उस दिन एक नया विजन बनेगा, एक नया गोल बन जाएगा। अब आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो यूथ है, हाँ जी। जो क्रिप्टो के बारे में पढ़ भी रहा है, जानना भी चाहता है, ग्रीडीनेस भी है कि हाँ पैसा कमाना है, तो उनके लिए आपका क्या एक मैसेज है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना कि खाना का लोग कभी कभी इतना समझने में चले जाते हैं ना, वो एक्ट नहीं करता है। बट आज की जनरेशन जो है वो काफ़ी प्रोएक्टिव है। अगर आप मुझसे पहले वाली जनरेशन की बात करोगे तो रिएक्टिव है। अगर आप उनको कुछ बताओगे पहले वो रिएक्ट करेंगे, समझेंगे, 10 सवाल पूछेगा और फिर कुछ एक्शन लेगा। आज की जनरेशन में ऑलरेडी फोमो रहता है, कितने इंस्टाग्राम ट्रेंड्स चल रहे, इतने मार्केट ट्रेंड्स चल रहे कि भाई मेरे को मिस नहीं करना, पहले मैं ले ले तो फिर मैं समझूंगा। तो कहाना का वो स्टार्ट करे वो अच्छी बात है, लेकिन वो भी मोस्टली रूमर के थ्रू स्टार्ट करे कि इसने बोला तो मैंने कर दिया, उसने बोला तो उसने कर दिया। कोई अपनी खुद की रिसर्च नहीं लगा रहा, कोई अपना खुद का टाइम नहीं लगा रहा। अगर इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हो, अगर आप अपने सैलरी का 10% भी कर रहे हो, तो कहा ना कहा आपका हार्ड एंड मनी है, राइट। तो किसी की कही हुई बातों पे क्यों करना है? और ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हार्ड है समझने के लिए, टाइम लगता है। एक बार आपको टाइम देना, समझ लेना। जैसे कि ऐसे मेरे जैसे इंटरव्यूज़ जो आते हैं और मुझसे भी बड़े जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं, वो एक रेजिम बताते हैं, एक प्रोसेस बताते हैं, आपको बस वो फॉलो करना है एक सिस्टम के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन करना है, जो कि मैं आज की जनरेशन में मैं प्रॉब्लम नहीं देखता, क्योंकि वो लोग कर ही लेता है। जैसे कि मैंने बोला कि वो कर लेगा थोड़ा बहुत स्टार्ट, फिर फिगर आउट करे कि सही किया कि गलत किया, तो वो सही है, बट वो करते रहे, रुक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली एक बार कोई हाथ जला देता तो सोचता है कि अब नहीं करूँगा मैं, बट जितनी बारी करोगे उतनी बारी कुछ नया नया सीखोगे। तो बस उतना करना कि जो आप खोने की क्षमता रख सको, उससे नहीं कि आपकी आर्थिक व्यवस्था ही पूरी बिगड़ जाए। कितना पैसा डाल दिया, सोचा रातों रात में अमीर बन जाओ, ऐसा कोई इंडस्ट्री में नहीं होता, कोई स्पेस में नहीं होता। टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, ड्यू डिलिजेंस करते रहिए, एक्टिव रहिए कि क्या चल रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन करना कभी ना भूलिए। जो ये एक पैटर्न बन चुका है हर एक टीम के अंदर, वो अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है। मैंने भी कहा ना कहा कुछ स्टार्ट करना था, कर दिया। ऐसा तो सोचा नहीं था कि मैं कंपनी स्टार्ट करूँगा, मैं इतना पैसा संभालूंगा, ये चीज़ें करूँगा। एक पहल ली मैंने, फिर वो धीरे धीरे एक एक्शन लेते हो तो आपको वापस नेक्स्ट टाइम पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, ये फॉलो करूँ या ये फॉलो करूँ। रुकना नहीं कि नहीं अब मैं इधर सेटिस्फाइड हो गया, अब मेरे को आगे नहीं करना। कहाना का चूज करना है, कोई एक अच्छी जगह लेके जाएगा, कोई बुरी जगह लेके जाएगा। बुरी जगह लेके जाएगा तो और अच्छी बात है मेरे हिसाब से, बहुत से सीखने में चीज़ें मिल जाएगी। सही बात है। तो आखिरी बात है, यही पूछना है कि क्रिप्टो में पैसा लगाना खराब है कि अच्छा है? अगर एक सस्टेनेबल इनकम, एक कंसिस्टेंट इनकम के माइंडसेट से डालते हो तो ऑब्वियसली लगाना चाहिए। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन वो है कि आज 10 डाले कल मेरे को 100 निकालना है, तो मत।
करना ही मत, ज़रूरी भी नहीं है, नहीं आपको उस पैसे की ज़रूरत है, उससे अच्छा आप किसी और के जेब भर रहे हो 10 रुपये उस स्कैम के अंदर, उससे अच्छा वो करो ही ना, बेटर है। तो भैया कुल मिला के कहानी यही है कि क्रिप्टो में पैसा लगाना नहीं है खराब, कहते हैं हमारे बगल में बैठे ये जनाब। तो आप सुन रहे थे सार्थक शाह को फाउंडर एंड CEO ऑफ बिटजिनेक्स। और क्रिप्टो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स से हमें आप लिख के बता सकते हैं, सार्थक जी से पर्सनली फोन करके आपके सारे सवालों के जवाब हम ढूंढ के लाएंगे। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए देखते रहिए पैसा लाइव, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई इस बार।